नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण के पैरोकार और आक्रमण के विरोधी दोनों ही आक्रमण नहीं करने की बातें दोहराते हैं, कागजों पर युद्ध ना करने की कसम खाते हैं, लेकिन जमीन पर उसी युद्ध के मैदान को इंसानी खून से लहूलुहान करते हैं। जब इनकी हुंकार गूंजती है तो दुनिया दहलती भी है और सुलगती भी है, और इसी सुलगती हुई दुनिया की गवाही दे रखी हैं वो 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो चीख चीख कर बताती हैं इस वक्त जंग का असली स्वरूप आखिर है क्या। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम तस्वीरें। ये है वो 3 तस्वीरें जो हालात बताती हैं। पहली तस्वीर जरा देख लीजिए। सवाल बड़ा, क्या डील से शांति आएगी या फिर बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी। स्विट्जरलैंड में शांति की दुहाई देने वाली महाशक्तियां एक टेबल बैठने के लिए तो जा रही हैं, लेकिन अपने दिलों में कटुता और गहरी शत्रुता लेकर, और इन्हें शांति भी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर। अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं कि क्या स्विट्जरलैंड से अमन का पैगाम आएगा या फिर और भीषण होने वाली है तबाही की हुंकार और वही गूंज सुनाई देगी। अब रुक कर लेते हैं दूसरी तस्वीर का। हॉर्मुज का हल आखिर क्या है, क्या आज का ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। सोचिए, 28 फरवरी से पहले इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जानती तक नहीं होगी, लेकिन आज दुनिया का बच्चा बच्चा जान चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस बला का नाम है। आज हॉर्मुज नाम जरूरी भी हो चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी भी। यानी सच यह है कि इस एक समंदर के रास्ते के बगैर पूरी दुनिया अपाहिज सी नजर आती है। और तस्वीर तीसरी जो सबसे खौफनाक है, यहां पर व्लादिमीर पुतिन का जंगी प्रतिशोध लगातार जारी है। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ड्रोन से रूस के तेल के कुओं को निशाना बनाया तो पुतिन का रौद्र रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। यूक्रेनी ड्रोन रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर आमादा है, तो पुतिन भी आखिर कहां चुप बैठने वाले हैं। उनकी घातक मिसाइलें इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्र में तब्दील करने पर तुली हैं। कागजों पर शांति की कसम और जमीन पर बारूद का ये तांडव आखिर कहां जाकर रुकेगी। विनाश की ये उल्टी गिनती बताएंगे आपको आगे आक्रमण में एक एक तस्वीर। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की, बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सबसे पहले समय की बड़ी खबर की। और आइए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। आक्रमण की समय की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के तनाव को दर्शाती हुई स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच में होने वाली है एक अहम बैठक। जी हां, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ज्यूरिख में मौजूद हैं, जो कि इस अहम बैठक का नेतृत्व करेंगे। वहीं गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। अब्बास अराक्ची भी स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख में मौजूद हैं। और आज अमेरिका और ईरान में एक तरह से बातचीत शुरू होगी। 60 दिनों तक जो डील है, उन डील पर शर्तों पर एक तरह से बातचीत की जानी है, लेकिन आज की बैठक बेहद अहम है। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज तनाव से जुड़ी हुई आईआरजीसी ने रेडियो संदेश के जरिए आगाह किया है। जल मार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का संदेश है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का बड़ा हवाला दिया गया है। अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान अमेरिका जंग को लेकर इस समय का बड़ा खुलासा है। बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई। जंग के दौरान ट्रंप के घुटने टेकने की वजह सामने आई है। तो जंग के दौरान ट्रंप के घुटने टेकने की वजह सामने आई। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि अमेरिका और ईरान जब आमने सामने हुए तो अमेरिका बैकफुट पर नजर आया। अब बताया जा रहा है कि जंग से अमेरिका का हथियार का खजाना दरअसल खाली हो गया था। लगातार खाली होते खजाने से पेंटागन लगातार परेशान था। हथियारों की भारी किल्लत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान थे और वो समझ गए कि उनके सामने और कुछ ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा। यही एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। आक्रमण की समय की बड़ी खबर जान लीजिए। लगातार जिस तरह से तनाव नजर आता है, उस तनाव से जुड़ी हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का आदेश आईआरजीसी ने दिया है रेडियो के जरिए। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का हवाला एक तरह से दिया गया। अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप आईआरजीसी लगा रहा है। बड़ी खबर, सभी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहने के लिए कहा गया। This is the Top Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire,
The Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered do not approach the strait. लगातार ये जो पूरा जंग आगे बढ़ती हुई नजर आई, जब डील हुई तो सभी के जहन में ये सवाल कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए। अब आपको बताते हैं अमेरिका के बैकस्टेप लेने की वजह क्या है। दरअसल बताया जाता है जंग में अमेरिका का खजाना खाली ही एक तरह से सिर्फ नहीं हो रहा था, बल्कि हथियार का खजाना भी एक तरह से खाली हो चुका है। इसीलिए ट्रंप डील को लेकर इतने ज्यादा उतावले थे। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ा। एक एक चीज जरा समझिए। देखिए, मिसाइलों के नाम की अगर मैं बात करूं या अमेरिका की जो तरकश यानी कि बड़े हथियार जो खाली होते चले गए, बताया जा रहा है युद्ध के पहले का जो स्टॉक था वो 39 दिनों में दागी गई जो एक तरह से मिसाइलें थी, उन्हें भरने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और किस तरह से धीरे धीरे नुकसान होता चला गया। टॉमहॉक मिसाइल युद्ध से पहले स्टॉक था 3100 का, लेकिन 39 दिनों में 1000 से ज्यादा यानी 1/3 मिसाइलें खत्म कर दी गई। और बताया जा रहा है हालात ऐसे हैं कि 5 साल का जो वक्त है वो सालाना प्रोडक्शन 200 का है, तो 5 साल का वक्त एक तरह से उसको रीस्टॉक करने में लग जाएगा। इसके अलावा पैट्रियट इंटरसेप्टर की बात करें, युद्ध से पहले करीब 2500 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने 1060 से लेकर 1430 के लगभग खत्म कर दिया। आधे से ज्यादा अपना स्टॉक खत्म कर दिया। बताया जा रहा है इसकी वजह से सप्लाई चेन में संकट है। थार्ड इंटरसेप्टर की बात करें तो युद्ध के पहले करीब 400 थार्ड इंटरसेप्टर अमेरिका के खजाने में हुआ करते थे, लेकिन बताया जा रहा है करीब 190 से 290 का एक तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है। आधे से ज्यादा का सफाया बल्कि नाम मात्र बचा है अब तो थार्ड इंटरसेप्टर, और यही वजह है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सालाना प्रोडक्शन मात्र 96 का हो सकता है, तो इससे भी काफी लंबा वक्त एक तरह से अमेरिका को लग जाएगा। SM-3, SM-6 की बात करें तो युद्ध से पहले की स्टॉक में 400 की संख्या थी, तो युद्ध में ही 250 से ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। कम से कम 2 सालों का इस्तेमाल रीस्टॉक करने में लगेगा। इस वजह से अमेरिका की चिंता बढ़ चुकी है। और आइए चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका के साथ में बातचीत पर ईरान का बड़ा दावा है। बड़ी खबर क्या है? वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के साथ में बातचीत पर ईरान बड़ा दावा ये कर रहा है कि स्विट्जरलैंड की जो वार्ता है उससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। ईरान कह रहा है कि ये जो वार्ता है वादों के उल्लंघन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया गया। अमेरिका ने जो वादे किए वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। अमेरिका समझौते का पालन नहीं कर रहा है। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया और उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में भी जो बैठक है वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदों वाली नहीं है। यानी कि आप ये मान के चलिए भले ही जो डील हुई वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाती। डील को भले ही इजराइल मान्यता नहीं दे रहा, लेकिन जंग का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। अमेरिका और ईरान जंग में, अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर हो ईरान, सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। अब किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, आइए वो भी आपको बता देते हैं। जंग से आखिर किसने क्या खोया वो जान लीजिए। सबसे पहले अगर मैं ईरान की बात करूं तो सुप्रीम लीडर समेत अपने 40 टॉप कमांडर्स की मौत एक तरह से हुई है ईरान में, तो अपने इन तमाम लोगों को खोया है। लेकिन पाया क्या? 47 सालों का वैश्विक वनवास खत्म हो गया। बड़े स्तर पर जो एक छवि थी वैश्विक स्तर पर, वो छवि धराशायी ईरान की तरफ से कर दी गई। अब ईरान ने 3 परमाणु साइटें जो हैं इस पूरे युद्ध में, इस पूरे युद्ध के माहौल में वो खोई हैं, वो प्रभावित हुई। लेकिन पाया क्या? लगभग रोज 15 लाख बैरल तेल बेच पाएगा ईरान। इस पूरे युद्ध के बाद में ईरान ने 5 मिसाइल सेंटर खोए हैं, तो करीब 28 लाख करोड़ रुपए भी पा लिए हैं। 28 लाख करोड़ की एक बड़ी राशि ईरान को मिलने जा रही है। 2900 लोग खोए, जिनमें 254 बच्चे शामिल थे। लेकिन हालांकि इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जरूर एक तरह से नजर आई। यानी कि इन लोगों का बलिदान देश की अर्थव्यवस्था या फिर एक छवि सुधारने के तौर पर लोग जरूर देख रहे हैं। लेकिन ईरान के अलावा अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने क्या खोया, क्या पाया, समझिए। मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर बड़े सवाल उठे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती पर बड़े एक्शन इजराइल कर पाया, ये एक उसे थोड़ी राहत हुई। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से वो रोक नहीं पाया, ये उसके मन का मलाल
जो शायद अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन क्या कुछ पाया है? ईरानी समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता इजरायल ने कहीं ना कहीं पाई जरूर है। इसके अलावा 60 लोग इजरायल के मारे गए, तो क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती एक तरह से इजरायल की मिली। इसके अलावा दावा यह किया जाता है 28,000 रुपए की जो संपत्ति है वो इजरायल की तबाह हुई है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती मिली है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर, लेकिन क्या उसने भी कुछ खोया? आपको जवाब देती हूं। 16 अमेरिकी सैनिक अमेरिका ने अपने इस युद्ध में खोए, लेकिन पाया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में बड़ी सफलता मिली, ये अमेरिका दावा करता है। इसके अलावा 2 फाइटर जेट अमेरिका गवा चुका है। पाया क्या है? ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने पर एक तरह से राजी कर लिया, जो अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के 6 बेस पर बड़े हमले हुए, लेकिन पानी की अगर बात करें तो समझौते के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब बड़ी मॉनिटरिंग, बड़ी निगरानी अमेरिका कर पाएगा। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 10 लाख करोड़ की मिसाइलें और ड्रोन अभी तक नष्ट हो चुकी है। अमेरिका की समझौते के तहत ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर निगरानी करने से ही एक तरह से संतुष्ट हो रहा है अमेरिका। लेकिन अब अगर खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश के 6 देश ऐसे हैं जिनका 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन खाड़ी देश अब सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहेंगे, खासतौर से अमेरिका पर, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई इस युद्ध के बाद में। खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ऑयल सेक्टर, ये सब कुछ प्रभावित हुआ इस युद्ध में। अब उसका फायदा क्या हुआ खाड़ी देश का? अमेरिका से खाड़ी देशों का विश्वास उठ चुका है। वो जानते हैं कि अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, अमेरिका कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। डिसैलिनेशन यानी समंदर का जो जल शोधन है उसके प्लांट बुरी तरह से इस युद्ध में प्रभावित हुए, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भूमिका एक तरह से मजबूती के साथ में मिल गई है। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर इस युद्ध के साथ में रहा। खाड़ी देशों के लिए अगर बात करें तो शांति और निवेश का माहौल जरूर बिगड़ गया, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को अब कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। खाड़ी देश इस बात को लेकर संतुष्ट जरूर नजर आते हैं कि अभी तक वो अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जिस तरह से अभी भी तनाव इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में है। गाजा मलबे में थे, लेबनान में बारूद और यमन सुलग रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि दुश्मनों का खात्मा करके ही हम दम लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में जीत है या चौतरफा घिरे नेतन्याहू का खौफ? असली डर इन प्रॉक्सीज का है या फिर इनके आका ईरान का? या फिर कहानी में ट्विस्ट ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने ये महाजंग का दांव खेला जो खत्म वो करना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या इस महाविनाश के पीछे ग्रेटर इजराइल का वो सीक्रेट मिशन है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? हमास का गाजा, हिजबुल्लाह का लेबनान और हूतियों का यमन। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने मिडल ईस्ट में बारूद का ऐसा त्रिशूल एक्टिव किया है जिसने पूरे खित्ते को दहला कर रख दिया। नेतन्याहू इसे ऑपरेशन प्रॉक्सी कह रहे हैं, एक ऐसा मिशन जिसके तहत ईरान के पाले हुए हर उस लड़ाके को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई गई जो इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखता है।
गाजा में शनिवार के खात्मे के बाद भी हमास की गुरिल्ला जंग जारी है। लेबनान में नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव की छाती पर आकर फट रहे हैं और उधर यमन से हूती लड़ाके समंदर के रास्ते इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ने पर आमादा है। नेतन्याहू दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन युद्ध के जानकारों की माने तो इजराइल इस समय बारूद के उस दलदल में धंस चुका है जहां दुश्मन अदृश्य है और जंग का कोई अंत नजर नहीं आता। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। इस वक्त नेतन्याहू के इस महायुद्ध के पीछे 4 ऐसी थ्योरी है जिन्हें समझे बिना आप मिडिल ईस्ट के इस तमाशे को नहीं समझ सकते। आइए आपको समझाते हैं कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो पहली थ्योरी ये है कि प्रॉक्सी का खौफ मतलब क्या है। नेतन्याहू जानते हैं कि हमास हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए वो डर के मारे बार बार उन पर बम बरसा रहे हैं। दूसरी थ्योरी है ईरान का डर। क्या असली खौफ ईरान की उस बैलिस्टिक मिसाइलों का है जो किसी भी रात तेल अवीव को शमशान बना सकती है। और तीसरी थ्योरी है कुर्सी बचाने का खेल। इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ बगावत है, बंधकों के परिवार सड़कों पर है। क्या घर में घिरने के बाद अपनी जेल यात्रा टालने के लिए नेतन्याहू जंग को खींच रहे हैं? तो वही चौथी थ्योरी है ग्रेटर इजराइल का मिशन। क्या बाइबल के दौर के ग्रेटर इजराइल यानी नदी से समंदर तक के नक्शे को हकीकत में बदलने का खेल चल रहा है? तस्वीर का एक रुख वो भी है जो मोर्चे पर दिखता है और दूसरा रुख वो है जो इजराइल की सड़कों पर जल रहा है। नेतन्याहू इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ खुलेआम कह रहे हैं कि जिस दिन जंग रुकेगी उसी दिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी जंग से बचना नेतन्याहू के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग ही उनकी राजनीतिक संजीवनी है। लेकिन इस जंग के पीछे एक और गहरा, खतरनाक और एजेंडा आधारित सच छिपा है। नाम है ग्रेटर इजराइल।
नेतन्याहू की सरकार में शामिल कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक पर हमेशा के लिए इजराइल का कब्जा होना ही चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को मिटाने के बहाने असल में जमीन कब्जाने का वो खेल चल रहा है जिसका सपना इजराइल के कट्टरपंथियों ने दशकों से देखा था। क्या नेतन्याहू इतिहास में अपना नाम उस मसीहा के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं जिसने इजराइल की सरहदों को फैला दिया? तो मतलब ये है कि नेतन्याहू का ऑपरेशन प्रॉक्सी सिर्फ सरहद की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये उनकी सियासी उत्तरजीविता, अपनी ही जनता के गुस्से से बचने का ढाल और शायद एक खतरनाक विस्तारवादी सोच का मिश्रण है। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए हैं कि आग से खेलकर कोई भी घर महफूज नहीं रह सकता। हमास, हिजबुल्लाह और हूती को दबाते दबाते अगर ईरान का सब्र टूट गया तो मिडिल ईस्ट की चिंगारी पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लेगी। तब ना कोई मिशन बचेगा और ना ही कोई कुर्सी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से किया है बड़ा दावा। हॉर्मुज से ईरान कभी टोल नहीं वसूलेगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान से डील नहीं हुई तो हम फीस लेंगे। कमर्शियल जहाजों की रक्षा के लिए फीस पर विचार किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान से डील नहीं होती है तो फीस वसूलने की तैयारी अमेरिका की तरफ से होगी। लेकिन हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं दूसरा दावा ये किया कि हॉर्मुज से ईरान कभी टोल नहीं वसूलेगा। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट किया गया उसके बाद में वो ये दावे कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। आक्रमण के समय की अगली बड़ी खबर। मिना 168 प्लेन से पहुंचे हैं ईरानी वार्ताकार। जी हां, बड़ी खबर। ईरानी वार्ताकार ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने एक तरह से बाकायदा पोस्ट किया है। उनका कहना है मारे गए मासूम बच्चों की यादें हमेशा हमारे साथ है। जंग के दौरान मिनाप में 168 बच्चे मारे गए थे। वही तस्वीर जब पहले दौर की बातचीत एक तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में हुई, उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से अब यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। मिना 168 प्लेन से ईरानी वार्ताकार पहुंचे हैं। बाकायदा इसमें गालिबाफ जो कि अमेरिका को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरानी संसद की स्पीकर है गालिबाफ, उनकी तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। क्या महाशक्ति अमेरिका ने घुटने टेक दिए? क्या सुपर पावर, सुपर डील मेकर ट्रंप को ईरान ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है? ट्रंप का दावा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा टोल फ्री रहेगा, लेकिन इस दावे की हवा निकल चुकी है। अमेरिका ईरान की 14 पॉइंट की जो खुफिया डील है उसका वो 5वां पॉइंट सामने आ चुका है जिसने तेहरान की किस्मत बदल दी। अब ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कानूनी तौर पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ की दहाड़े रही हैं कि 60 दिन बाद हर जहाज से टैक्स वसूलेगा ईरान। तो क्या ट्रंप इस महाचाल को भांप नहीं पाए? क्या अमेरिका ने मान लिया कि ईरान ही हॉर्मुज का असली सुल्तान है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये दुनिया के नक्शे की वो सबसे संवेदनशील नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीखने लगती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। महीनों तक चले खूनी संघर्ष और बारूदी बरसात के बाद अब दुनिया ने राहत की सांस ली है।
अमेरिका और ईरान में समझौता तो हो गया, तब किसी को पता नहीं था कि शांति की इस मखमली लिफाफे के अंदर ईरान ने एक ऐसा कानूनी बम बिछा रखा है जो ट्रंप के दांवों के परखच्चे उड़ा देगा। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा था कि होर्मुज हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा, दक्षिणी हाईवे पूरी तरह साफ है। लेकिन अमेरिका ने खुद को 14 पॉइंट का फुल टैक्स जारी किया। उसके 5वें पॉइंट ने सारा खेल पलट दिया। समझौते में लिखा है कि ईरान 30 दिनों के भीतर कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को बहाल करेगा, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाएगा और 60 दिनों तक कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन असली खेल इसके अगले पैराग्राफ में है। टैक्स में साफ लिखा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संप्रभु अधिकारों के तहत ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके होर्मुज में भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं को तय करेगा। अमेरिका की इसी ढीली कानूनी भाषा को ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जानकारों की माने तो ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसके जरिए तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस चार्ज या नेविगेशन टोल वसूलने का परमिट मिल जाएगा। अब इस समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि तेहरान से सीधी चुनौती आ गई। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे ऑन कैमरा आकर ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। कालिबाफ ने साफ कहा कि भले ही समझौते के तहत 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अपनी मर्जी से फीस वसूलेगा। ईरान का ये तेवर बता रहा है कि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन होर्मुज की लहरों पर ईरान की बादशाहत कायम हो चुकी है। ये वही टोल टैक्स है जिसे जंग के दौरान ईरान की तिजोरी को भर दिया था। जब ईरान ने हर तेल टैंकर से लगभग $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलना शुरू किया था, तब उसे हर बड़े टैंकर से लगभग $20 लाख की भारी भरकम कमाई हुई थी। अब सोचिए, जब 60 दिन बाद ईरान इसे कानूनी रूप से लागू करेगा
तो उसकी कमाई का आंकड़ा कहां पहुंचेगा। सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके सबसे बड़े चतुर बिजनेसमैन ट्रंप से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पेंटागन के रणनीतिकार ईरान के इस छुपे हुए एजेंडे को भांप नहीं पाए, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को कमाई का वो जरिया सौंप दिया जो उसके पास जंग से पहले था ही नहीं। अगर ईरान 60 दिन बाद टोल वसूलना शुरू करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगेंगी। भारत से लेकर यूरोप तक हर उस देश पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो मिडल ईस्ट से तेल मंगवाता है। अमेरिका ने शांति तो खरीद ली, लेकिन उसकी कीमत अब पूरी दुनिया को टोल टैक्स के रूप में चुकानी होगी। तो लब्बलुआब यह है कि कागजों पर जो समझौता शांति की गारंटी दिख रहा था वो दरअसल समंदर में ईरान की नई सल्तनत का राज्याभिषेक बन चुका है। 60 दिनों का समय तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म 60 दिनों के बाद शुरू होगी, जब होर्मुज की लहरों से गुजरने वाले जहाजों को तेहरान के सामने टैक्स का नजराना पेश करना होगा। भले ट्रंप ही अपनी पीठ थपथपाने की, उन्होंने जंग रुकवा दी, लेकिन ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने साफ कर दिया कि होर्मुज का सुल्तान कौन है। अब देखना ये होगा कि जब 60 दिन बाद पहला टैक्स बैरियर वहां लगेगा तब व्हाइट हाउस का रिएक्शन क्या होता है। क्या ट्रंप अपनी डील को बचाने के लिए खामोश रहेंगे या फिर समंदर में बारूद का एक नया बवंडर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। आक्रमण की। आक्रामक यूक्रेन रूस पर लगातार कर रहा है बड़ी बमबारी।
अब आक्रामक हो चुका है यूक्रेन। आपको बताते चले कामिकाज़ी ड्रोन ने एक बार फिर से बड़े टारगेट को ध्वस्त किया है। कामिकाज़ी ड्रोन ने ट्रक को टारगेट बनाया और बताया जा रहा है रूस के फ्यूल टैंकर ट्रक को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया है। तनाव लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में साफ तौर से नजर आता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस पर लगातार बड़ी बमबारी कर रहा है। एक बार फिर से कामिकाज़ी ड्रोन ने ट्रक को टारगेट किया है। आप बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस के कब्जे वाले कर्च पोर्ट पर बड़े हमले की खबर आ रही है। रूस के कब्जे वाले कर्च पोर्ट पर हमला हुआ है। हमले से इलाके में विस्फोट और आग लग गई। ड्रोन हमले से कर्च पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, हमले से इलाके में विस्फोट हुआ, आग लगने की तस्वीर आपके सामने। देखिए किस तरह से यहां पर आग लगने से हड़कंप मचा। चारों तरफ रात के अंधेरे में आग की लपटें साफ तौर से दिखाई देती हैं। धुएं का गुबार साफ तौर से यहां पर दर्शाता हुआ नजर आता है। और ये हालात है किस तरह से पोर्ट पर एक बार फिर बड़ा हमला किया गया है, यहाँ पर किया गया था। रूस का ये दरअसल कब्जे वाला कर्च पोर्ट बताया जा रहा है और उस पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया। और इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस ने यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा अटैक किया है। कीव में ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर अटैक की खबर सामने आ रही है। जी हां, कीव में बड़े अटैक हुए। सुखोई 34 जेट ने एफएबी बम से कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। एफएबी 500, एफएबी 1500 से हमले किए गए हैं और यूएवी कमांड पोस्ट पर बड़े हमले किए गए। 81वीं एयर मोबाइल पर भी बम बरसाए गए। बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमले लगातार घातक हैं। अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के तमाम बड़े इलाकों को टारगेट किया। इसी तरह का हमला यूक्रेन ने भी किया था। तनाव बरकरार है। यूक्रेन के बहाने अब नाटो और रूस खुले मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कैपेबल ओरिश्निक जैसी खौफनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने पोलैंड से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। नाटो देश हाई अलर्ट पर हैं और पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स आसमान में उतार दिए। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की अंतिम दस्तक है या दुनिया तबाही के फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रही है? दुनिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध का काला साया। तलवारें खिंची हुई हैं, बयान जहर बनकर उड़ रहे हैं और हथियारों का ढेर हर गुजरती रात के साथ बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच जंगी तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दोनों ओर आरोप पलटवार, धमकियां और तैयारियां और माहौल ऐसा जैसे दुनिया एक नए विध्वंसक अध्याय का इंतजार कर रही हो। सबसे पहले बात पोलैंड की। नेटो का फ्रंटलाइन देश और रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पोलैंड ने हथियारों की खरीदारी में ऐसा उछाल मारा जैसे किसी भी क्षण बड़े युद्ध की घंटी बजने वाली हो। नई मिसाइलें, नए टैंक, नए एंटी एयर सिस्टम, ड्रोन और भारी हथियारों का ढेर।
पोलैंड कह रहा है अगर रूस यूरोप की दहलीज तक आएगा तो हम उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, ये एक युद्ध पूर्व तैनाती है। पोलैंड के बाद अब जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और नेटो का एक प्रमुख स्तंभ, जर्मनी लगातार अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। नए बजट, नई टुकड़ियां, भारी भरकम सैन्य संसाधन, सब कुछ रिकॉर्ड स्पीड में मंजूर किया जा रहा। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।